मुद्दे कुछ सुलझे या कुछ उलझे, एक विश्लेषण। समस्याएं हर जगह है, मगर खोजना है उनका हल। क्या सही संचार और निर्णय से जटिल मुद्दे हल हो सकते हैं? देखिए कैसे छोटे कदम बड़े नए बदलाव ला सकते हैं। मुद्दे को समझें, समाधान अपनाएं। तो क्या आप तैयार हैं सही निर्णय लेने के लिए? देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज 21 पर। एडिशनल डायरेक्टर संजीव पाराशर के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पाराशर मेरे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हिंदुस्तान में मीडिया का युद्ध सा चल रहा है। बहुत से चैनल नए आए हैं, बहुत से चैनल अपनी एग्जिस्टिंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। चैनल्स में हर प्रोग्राम में डिबेट है और प्रोग्राम में जो प्रवक्ता हैं रिपीट पे रिपीट हैं, सब लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं और जो चैनल का प्रेजेंटर होता है वो भी उस बात को इस तरह से स्थापित करता है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता है। और यूट्यूब चैनल तो इस काम में आज की डेट में कहीं आगे निकल गए हैं। सनसनीखेज बनाना, न्यूज बनाना, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा हिंदुस्तान में इन दोनों में चल रही हैं, क्योंकि जो बोलने की स्वतंत्रता है वो हिंदुस्तान में आज की डेट में एक ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। हर आदमी बोल सकता है क्योंकि संविधान ने उसको स्वतंत्रता दी है। दोस्तों आज मैं जिस बात का जिक्र आपसे करने जा रहा हूं, बहुत से लोगों ने किया, सब लोग करते हैं, क्योंकि जो भी प्रेजेंटर होता है उसके क्लाइंट होते हैं, उसके सुनने वाले होते हैं, श्रोता होते हैं। क्लाइंट तो नहीं कहूंगा, श्रोता होते हैं, और उसके द्वारा कही गई बात को वो श्रोता आसानी से ले लेता है। और इसीलिए हर प्रेजेंटर का कहना उसके श्रोता को जो है वो उसके कान में जाता है और वो उसको वैसे हूबहू पकड़ता है। और यही कारण है कि इतने चैनल होने के बाद भी सब लोग जो है अपने अपने श्रोताओं को, अपने अपने व्यूवर्स को लेकर के अपनी बात को रखते हैं। बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं दोस्तों कि हम लोग सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये सब राजनीतिक जो है वो दावपेच हैं। हर चैनल पे जो वाद विवाद हो रहा है, सब लोग झूठ सच सब बोल रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी श्रोता को लास्ट में कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि बोलने वाले इस तरह से अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं कि लगता है कि ये भी सच है और ये भी सच है। और यही कारण है कि जो आम आदमी जो है पॉलिटिक्स से दूर हटता जा रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि लोगों की जुबान तक आते हैं, लोगों की कानों में लगातार पड़ते हैं, क्योंकि वो केसेस कुछ ना कुछ ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में या व्यक्तियों के बारे में होते हैं जो देश की राजनीति को प्रभावित करने में जो है वो अग्रणी होते हैं। ऐसा ही एक केस अभी जो हुआ है, जिसमें ईडी ने चार्जशीट सबमिट की है सोनिया गांधी जी और राहुल जी के खिलाफ, जो ये चार्जशीट नेशनल हेराल्ड के केस में। दोस्तों नेशनल हेराल्ड बड़ा इंग्लिश तक नाम लगता है कि ये है क्या, और इसका मैं आपको सिलेवार तरीके से आगे लेकर जाता हूं कि नेशनल हेराल्ड है क्या। दोस्तों नवंबर 1937 में नेहरू जी ने एक जो है वो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी में जो बेसिक काम था उनका अखबार निकालना था, और इसमें जो है वो 3 अखबार जो है उस वक्त एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने निकाले। पहला नेशनल हेराल्ड जो कि इंग्लिश में प्रकाशित होने वाला अखबार था, उसके अलावा जो नवजीवन नाम का हिंदी अखबार था, और एक कौमी आवाज था जो उर्दू में होता था। सो 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए इनिशिएटिव लिया। और आप इसमें मानेंगे कि जो अखबार को, जैसे अखबार कोई भी वो फंड से चलता है, तो इसमें जो शेयर होल्डर्स बने वो 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इस अखबार को चलाने के लिए शेयर होल्डर्स बने। सो ये एक आजादी से पहले का अखबार था जो काफी पुराना, मान लीजिए आज की डेट में करीबन 80-90 साल पुराना अखबार मान सकते हैं। लेकिन सन 1962-63 में वापस इस अखबार को एक जो है वो इस तरह का प्रोजेक्शन किया गया, इस अखबार को इस तरह से विस्तृत किया गया कि बहुत सी जमीन जो है वो एसोसिएटेड जर्नल या एएलजी, जिसको आप शॉर्ट में बार बार कहेंगे, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को दी गई, जिससे इस अखबार का प्रसार हो सके। 62 और 63 में बहुत सी जगह पे, लखनऊ में, दिल्ली में, सूरत में, इस अखबार को चलाने के लिए जो है प्रॉपर्टी स्टेट्स ने दी। बहुत से राज्यों ने इसको जो है प्रॉपर्टी जीरो पैसे, जीरो फाइनेंस पे, मतलब बिल्कुल जो है नॉमिनल कॉस्ट पे इस अखबार को जो है प्लेसेस दिए गए, और एक बहुत बड़ी एसेट्स और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के रूप में 1962-63 में स्टेट्स द्वारा जो है वो दिया गया। ये अखबार लगातार चलता रहा।
22 मार्च 2002 को, मतलब मोतीलाल वोहरा जी जो कांग्रेस के उस वक्त कोषाध्यक्ष भी थे, इसका एएलटी का जो है एजेएल का, एजेएल राइट वर्ड, एजेएल का जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। ये 2002 की बात कर रहा हूं, 62 से लेकर के लगातार अखबार चल रहा था, 2002 में बनाया। लेकिन इस बीच में मैं कहूंगा कि 1980 के आसपास जो एजेएल है, इसमें धीरे धीरे जो नेशनल हेराल्ड पेपर निकलता था उसकी सेल, या यूं कह लीजिए कि अखबार जो है वो धीरे धीरे कम होता गया, और इस अखबार की जो लोगों के व्यूवर्स थे वो कम होते गए, और ये अखबार अपने घाटे में जाता रहा। और इस तरह से इस अखबार पे जो सैलरी कह लीजिए या खर्चे कह लीजिए या प्रॉपर्टीज पे जो धीरे धीरे करते हुए इंटरेस्ट कह लीजिए, 90 करोड़ रुपए का ऋण हो गया। तो ये काफी बड़ा ऋण था। इस ऋण को कैसे किया जाए, कैसे इसको जो है वो नुकसान किया जाए, तो इसके लिए कांग्रेस ने 2008 में एजेएल के नुकसान को भरपाई के लिए सबसे पहले तो क्या किया कि इस नेशनल हेराल्ड के अखबार को बंद कर दिया गया, और एजेएल को बचाने के लिए 90 करोड़ रुपया कांग्रेस ने पार्टी फंड से जो है इस अखबार को जो है वो डोनेशन दिया। ऑफ कोर्स इतना पुराना अखबार था, तो ऐसा दिमाग में ये था ठीक है चलो कांग्रेस ने दिया इस अखबार को जीवित रखने, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों की आवाज थी, तो इस तरह की आवाज को जो अगर बंद होती है तो सबको दुख होता है। सो ये एक इस तरह का प्रोसेस जो है वो 2008 में जो है वो 90 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। दोस्तों इसी बीच में आप ये मान करके चलिए कि 2010 में एक अलग, ये एक स्टोरी एक अलग हो गई। इसके बाद की स्टोरी ये है कि 2010 में एक यंग इंडिया नाम से जो है वो एक कंपनी बनाई गई। यंग इंडिया जो है उस कंपनी के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो थे वो 76% के पार्टनर थे। मतलब आप यूं कह लीजिए कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो 76% का था, और बाकी का जो 12% था वो ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा जी के पास था। तो यंग इंडिया कंपनी की 2010 में स्थापना हुई। आप दो चैप्टर को अलग अलग कर दीजिए। 2009 में जो है वो नेशनल हेराल्ड अखबार जो है घाटे में जा रहा था, उसको 90 करोड़ का ऋण दिया गया। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे फेज की, जहां 2010 में एक कंपनी जो है बनाएगी जिससे यंग इंडिया, और जिसके जो फाउंडर्स थे वो जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और जैसे मैंने आपको कहा कि मोतीलाल वोहरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी थे। इस कंपनी ने सबसे पहले जो है वो नेशनल हेराल्ड को 50 लाख रुपए में जो है वो खरीद लिया। अब यूं कह लीजिए कि 50 लाख रुपए नेशनल हेराल्ड को खरीदा, तो अब जो नेशनल हेराल्ड पे जो ऑलरेडी 90 करोड़ रुपए का जो जो उस पे ऋण था जो कांग्रेस का दिया गया था, वो 90 करोड़ का ऋण भी जो है उससे माफ करा लिया गया कांग्रेस से। लेकिन ये साथ साथ में मानिए कि ये जो 50 लाख रुपया उस नेशनल हेराल्ड को खरीदने में यंग इंडिया कंपनी ने दिया, उसके साथ साथ में उसकी नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी थी एजेएल की, वो प्रॉपर्टी करीब करीब 2000 करोड़ से ऊपर की थी। वो सारा के सारा प्रॉपर्टी और शेयर जो लोग जो उसके अंदर शेयर होल्डर्स थे, वो शेयर भी जो है ट्रांसफर करा लिए गए यंग इंडिया में। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने 50 लाख रुपए दे करके, और 2000 करोड़ की उस वक्त की कीमत की बात कर रहा हूं, आज तो ये कीमत जो है 5000 करोड़ से भी ऊपर की वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी अपने जो है वो यंग इंडिया में ट्रांसफर हो गई। ये दोस्तों ये एक सेकंड फेज हुआ। अब इस फेज के बारे में अपन बात करें कि इस फेज के बाद क्या हुआ। दोस्तों पहली बात तो कांग्रेस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी चीज को डायरेक्ट ना तो जो है खरीद सकती है ना लोन दे सकती है। ये अपने आप में जो है वो संविधान के खिलाफ है। ऐसा रूलिंग जो है वो संविधान कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से इंडल्ज नहीं हो सकती। सेकंड पार्ट कि 90 करोड़ रुपया कांग्रेस ने जो है वो माफ कर दिया, जो कि जो है यंग इंडिया कंपनी ने जब नेशनल हेराल्ड को टेक ओवर किया उसके बाद में। ये दूसरी बात है। अब सबसे बड़ी बात और तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि इस यंग इंडिया में सिर्फ 4 ही लोग थे, मोतीलाल वोहरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी। तो ये 4 ही लोग इस 5000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। अब ये चीज जो है जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2012 में एक जो है वो पिटीशन दायर की और कहा कि ये जो इस तरह का जो टेक ओवर सिर्फ 50 लाख रुपए दे करके और आपने पूरी के पूरी जो है वो 5000 करोड़ की या 2000 करोड़ को आपने अपने नाम करा लिया, ये एक एक जो है इलीगल है, और इसमें मनी जो है वो ईडी का जो इसमें रोल पाया जो है उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की। अब दोस्तों ये सच बात है कि ईडी जहां कहीं भी आती है एक लंबी पूछताछ करती है, एक लंबी बात करती है, क्योंकि ईडी के आने के बाद में बहुत से ईडी की भी जो है फेलियर और सक्सेस रेट हर जगह पे नापी जाती है। तो ईडी ने इस केस को अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे इस केस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। दोस्तों 2015 में इस केस को फाइल किया गया और यूं मान लीजिए कि ईडी ने लगातार इस केस के ऊपर काम किया। 2022 में ईडी ने जो है वो राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से 50-50 घंटे लगातार
जो है वो बात की और इसके बारे में डिस्कशन होता रहा है। तो ये जो ईडी ने जो चार्जशीट अभी जो है फाइल की है, उसकी पहली सुनवाई जो है 25 अप्रैल को डिसाइड है। इसके बारे में बहुत से लोग जो है ये कहते हैं कि ये जो है वो राजनीतिक द्वेष की वजह से या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से जो है ये केस को वापस उठाया जा रहा है। इतना लंबा केस है, क्यों उठाया जा रहा है? दोस्तों ये डेफिनेटली ईडी द्वारा जो है वो एक इस तरह का केस है, क्योंकि ईडी बहुत से चीजों में बहुत सी बार में कई केस बनाती है, उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है, और वो जब पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो है वो फ्रेम बदल लेते हैं, लोग इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, वो सारे के सारे ईडी जो है वो अपने आप को उस केस के अंदर जो है अपने आप को न्यूट्रल कर लेती है या स्लो हो जाती है। तो क्या इस टाइम पे जब जो है वो, वैसे तो हिंदुस्तान में इलेक्शन सदा चलते रहते हैं, लेकिन जब बिहार के इलेक्शन कह लीजिए, जब 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 वक्फ बोर्ड के बारे में जब लोग एकदम कंसंट्रेटली किसी एक चीज के बारे में सोच रहे थे, क्या दिमाग को डाइवर्ट करने वाली बात है, ये बातें डेफिनेट सोचने को मजबूर करती हैं आम आदमी को कि इस केस को उठाने का, ईडी का चार्जशीट सबमिट करने का टाइमिंग इस वक्त ही क्यों है, ये बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन मेरा खुद का विचार यह है कि ये एक ऐसा प्रोसेस था जो लगातार चल रहा था और इसका कभी ना कभी तो कोई दिन आना ही था। वो हिंदुस्तान में इलेक्शन तो साल भर ही होते हैं, तो ये भी है कि साहब जो है आज नहीं तो कल। अब दूसरी बात यह है कि इस जो यंग इंडिया या जो इस तरह की कंपनी जो बनाई गई थी, ये ऐसा भी कहा गया कि ये जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ पॉलिटिकली जो है वो एक जो यूं कह लीजिए कि प्रतिद्वंदिता का केस है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि उन्होंने भजनलाल जी के उसमें कहा था कि आप ऐसी कोई भी प्रतिद्वंदिता अगर आपको नजर भी आती है तो आप केस को रोकेंगे नहीं, केस अपनी मेरिट के हिसाब से चलेगा। तो इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जो है राहुल और सोनिया जी को जमानत भी दे दी थी, ताकि ये केस जो है वो इस तरह से, आज भी वो लोग बेल पे हैं। तो क्या ये टाइमिंग इस तरह का है कि ये केस जो है वो इस वक्त उठना चाहिए था, और क्या ईडी एक स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है? अगर स्वतंत्र रूप से काम कर रही होती तो क्या एक स्पेसिफिकली अपने जो ऑपोजिशन के लोग हैं उन्हीं के अगेंस्ट में सारे के सारे केस निकल करके आते हैं? ये एक सोचने वाली बात है, और मैं हर बार ये आपसे कहता हूं कि मुद्दा है, सोच आपकी है कि आप उसको किस तरह से, डिस्कशन का मैटर तो है ही है। क्योंकि आज ईडी ने अभी पिछले दिनों में जो नेशनल हेराल्ड की 700 करोड़ के ऊपर की जो प्रॉपर्टी सीज की थी, उसको जो है वो संपत्ति को जो है जब्त किया था, अब उसको जो है करोड़ों रुपए का जो उसका किराया आ रहा था, उस पर भी बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है। तो आप ये मान लीजिए कि 5,000 करोड़ या 2,000 करोड़ में से जो 700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज जिनसे किराया आता था, ये किराया भी बहुत है, करोड़ों में है दोस्तों, ये किराया कम नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं क्या इस प्रॉपर्टी को ये लोग राहुल गांधी वगैरह बेच सकते हैं? दोस्तों बेचना खरीदना, लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है कि आपने 50 लाख रुपए देकर के और 5,000 करोड़ की कंपनी को खरीद दिया, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। क्योंकि यहां पर भी कहीं ना कहीं जो है वो मनी ऑफिशियली यूं कह लीजिए कि ट्रांसफर इस तरह से नहीं हुई है कि दिख रही है। ये भी किसी कलकत्ता की किसी पार्टी ने अपने रिकॉर्ड के अंदर जो है वो, कलकत्ता में जो एक फर्म ने अपने रिकॉर्ड में प्लस माइनस करके इस मनी को 50 लाख का ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट से दिखाया था। तो ये भी कोई डायरेक्टली जो है इस तरह की जो है वो नहीं है। दूसरा, जो ईडी के बारे में ये कहा जाता है कि साहब ईडी जो है वो, ईडी के आगे दिया गया बयान जो है, देखो यहां पर भी मैं आपको एक बड़ी टेक्निकल सी बात बताऊं कि ईडी के आगे दिया गया बयान जो है वो कोर्ट के अंदर जो है ऑफिशियल बयान माना जाता है, जबकि पुलिस के आगे दिया गया बयान जो है वो अपराधी या जो कह लीजिए कि कन्विक्ट जो है वो बदल लेता है अदालत में जाकर के, साहब जो है मेरे को जो है वो बयान आप बदलना है। तो ये ईडी के आगे जो दिया गया बयान है, कोर्ट में बदला नहीं जा सकता। दोस्तों मैंने शुरू में ही कहा कि ये इसका टाइमिंग, ये जो है वो अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, अपने विरोधियों के खिलाफ, क्या सरकार ने इसका जो है इस वक्त का टाइमिंग चुना जब इलेक्शन पास आ रहे? लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसमें इस तरह के लोग जो है ईडी की पकड़ में नहीं है। लेकिन ईडी इस तरह के लोगों पर कार्रवाई उस वक्त करती है जब भी रूलिंग पार्टी जो है, उसको रूलिंग पार्टी को इसमें फायदा हो रहा होता है, या रूलिंग पार्टी, क्योंकि ये मानना पड़ेगा आपको कि जहां कहीं भी जो है, अगर आप हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें या आप चौहान की बात करें, किसी की भी बात करें, ये सब लोग भी ईडी की उसी कार्रवाई के तहत ही जो है वो स्टक हुए थे। और उस वक्त बड़े बड़े जो है अजीत पवार के लिए कहा गया था कि साहब जो है इसने 70,000 करोड़ का घोटाला है, लेकिन वो घोटाला 4 दिन बाद में जो है वो ठप हो गया। तो ये आज का विषय जो है, आज की जो बात है, वो ये नहीं है कि साहब जो है वो कोई भी आदमी अपराधी हो वो छूट जाएगा। आज की बात का कारण ये है कि जब हम लोग, आम लोग, बात को समझे बिना
सिर्फ पॉलिटिकली लीडर्स के पीछे फॉलो करते हैं तो इसमें देश का कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। क्योंकि यहां पर जब कभी भी ईडी के सामने राहुल गांधी या सोनिया गांधी जब पेश होने गए तो हजारों कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता भीड़ रूप में न्यायालय के चारों ओर इधर उधर पूरा के पूरा जो है हर प्रदेश में इन्होंने जो है वो आवाज उठाई कि साहब ये जो है वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत हो रहा है। लेकिन दोस्तों जहां पर इतना ईडी, हम लोग कहते हैं कि कानून का राज है, हम लोग कहते हैं कि साहब सब लोग जो है वो एक ही आंख से देखे जाने चाहिए, और अगर इस मामले में अदालतें जो बनी हुई हैं, अदालतें आज की डेट में अदालत में केस जा रहा है तो केस अपने आप में अपनी मेरिट पे फाइट होगा। कोई भी चीज हिंदुस्तान में आज अगर कोई चीज संसद भी पास कर रही है वो केस फिर अपनी मेरिट पे जा रहा है। तो ये बात जो लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स हैं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, उनको जब अदालत की बात होती है, जब जब आपको ऐसा लगता है कि अब इस केस को दूध का दूध और पानी का पानी अदालत ही कर सकती है, तो और अदालत में जो भी अथॉरिटीज है उन्होंने केस को प्रेजेंट कर दिया है, तो अपनी जो सोच है उसको देश हित में रखना चाहिए और आदमी व्यक्ति हित में रखने की जगह देश हित में रखना चाहिए। और ये हिंदुस्तान में एक जो इस तरह की जो परिपाटी है ये एक नया आयाम स्थापित करेगी देश को आगे ले जाने के लिए। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि फैसला आपका होगा। आप ही जो है इस विषय पर और ज्यादा, जैसे शुरू में कहा कि इतने लोग हैं सुनने वाले, इतने लोग हैं कहने वाले, वही समझेंगे जो समझने वाले होंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।